यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना, ये क्या करता है, किस तरीके से कोऑपरेशन लेके आता है ये मिडिल ईस्ट में। दूसरा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कतर 2017 में ऐसी क्या कंडीशंस बनी कि कतर को जीसीसी से निकलना पड़ गया, और अब जब कतर जीसीसी में वापस आया है तो इसके क्या मतलब है। तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में तो सिंपली इसलिए क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आ रही कतर ने जीसीसी को ज्वाइन कर लिया है। जीसीसी क्या है, अरब अनरेस्ट का इन पे क्या फ़र्क पड़ा है, कतर की डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्या थी, कुवैत और ओमान का यहाँ पे क्या रोल रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में एक ब्रेक थ्रू निकल के आया है। ब्रेक थ्रू क्या है कि भाई कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर अहमद नसर अल सबह ने 4 जनवरी को अनाउंस किया कि भाई सऊदी अरेबिया और कतर के बीच के डिफरेंसेस को हम काफ़ी हद तक ज्वाइन कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं अब कतर फिर से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आ जाएगा। कुवैत और ओमान ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कि बहुत कोशिश कर रही थी कि कतर को वापस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में लेके आया जाए। मिड 2017 में जब सऊदी अरेबिया कतर से नाराज़ हुआ तो 3 कंट्रीज़ ने मिलकर, और ये 3 कंट्रीज़ कौन थी, बहरीन, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। अभी इसमें से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कौन कौन सी हैं, तो भाई बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया। तो बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया और कहीं ना कहीं इजिप्ट ने क्या किया, मिड 2017 में डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को ख़त्म कर दिया डोहा के साथ। लेकिन उस समय पे ओमान और कुवैत ने अपने रिलेशंस डोहा के साथ ख़त्म नहीं किए थे। कहीं ना कहीं अगर आप बात करो, डोहा कतर की कैपिटल है, याद रखिएगा। तो मैं कतर बोलूँगा या दोहा बोलूँगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोहा कतर की कैपिटल है, तो एक ही कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बात करो इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, तो इकोनॉमिकली 2 कंट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक सऊदी अरेबिया तो स्ट्रांग है ही, यूएई तो स्ट्रांग है ही, उसके साथ साथ ये जो कतर नाम का जो कंट्री है ये भी बहुत अमीर है। तो अगर आप इकोनॉमिक क्लाउड देखोगे तो कतर की कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ओमान और कुवैत ये 2 ऐसी कंट्रीज थी जो कि कतर के साथ रिश्ते बना के रखना चाहती थी, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ भी रिश्ते बना के रखना चाहती थी। लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन कहीं ना कहीं इनके रिश्ते भाई कतर के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। यहाँ पे सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसके चलते ऐसा बोल रहा है कि कतर फिर से जीसीसी में आ जाएगा, इसको काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। अभी कैसे अच्छा है कैसे अच्छा नहीं है इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे सऊदी अरेबिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कंबाइंड फ्रंट पोज करने की कोशिश कर रहा है गल्फ में। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गल्फ में अभी भी लीडर सऊदी अरेबिया है, और ईरान के अगेंस्ट एक कंबाइंड फ्रंट खोलना चाहता है यहाँ पे सऊदी अरेबिया। कुल मिला के सऊदी अरेबिया के दिमाग में थोड़ा डाउट अभी एक बात पे और है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, जो बाइडन आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी रही है मिडिल ईस्ट में, जो गल्फ वाले इलाके में, और जो बाइडन की जो स्ट्रैटेजी रही है, इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया का जो एंटी ईरान स्टांस है, इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बट जो बाइडन उस लेवल पे जाके सऊदी अरेबिया के एंटी ईरान स्टांस को सपोर्ट करेंगे, इस बात पे सऊदी अरेबिया को बहुत डाउट है, यूएई को बहुत डाउट है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करिए तो दिस इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान ये आते हैं। जीसीसी को स्टैब्लिश किया गया था रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, मई 1981 में। पर्पस क्या है जीसीसी का, टू अचीव यूनिटी अमंग इट्स मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स and their similar political and cultural identities, which are rooted in Arab and Islamic cultures. Presidency of this council rotates annually. तो भैया पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटीज सेम है, अरब और इस्लामिक कल्चर्स इन सारी कंट्रीज में सेम है। तो भाई कहीं ना कहीं इस चीज़ की मदद लेके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस बनाया इन 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने। कौन कौन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान। नक्शा देख सकते हो आप, जितना भी डार्क एंड नज़र आ रहा है आपको इलाका, ये पूरा का पूरा जीसीसी है। इसमें सऊदी अरेबिया आता है, ऊपर की तरफ एक छोटी सी कंट्री है कुवैत, ये आती है। बहरीन तो ना के बराबर है, जितना मैं यहाँ पे डॉट मार रहा हूँ उतना छोटा सा बहरीन है। कतर ठीक ठाक बड़ी कंपनी है जिसकी कैपिटल है दोहा। यूएई तो एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, अबू धाबी, दुबई सब यूएई में आते हैं। और ओमान। तो ये 6 कंट्रीज, पहली ओमान, दूसरी यूएई, तीसरी दोहा, चौथी बहरीन, पांचवा कुवैत, छठा सऊदी अरेबिया। अगर आप बात करो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री बनाती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो कुवैत भी बनाता है, सऊदी अरेबिया बनाता है, बहरीन भी बनाता है, कतर भी बनाता है, यूएई बनाता है, ओमान भी बनाता है। 6 के 6 पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री बनाते हैं। रेड सी के साथ बाउंड्री बनाने वाली केवल एक कंट्री है
सऊदी अरेबिया। ठीक है भाई। इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से जोड़ने वाली जो स्टेट है इसका क्या नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडियन ओशन के गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ने वाली ये जो गल्फ है इसका नाम बताइए। ठीक है भाई, ये दोनों नाम बताइए। बाब मंदाब, स्ट्रेट और फॉर्मस कौन क्या है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वापस आते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में डिसीजंस कौन लेता है? डिसीजन लेता है सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल में कौन कौन है? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो 6 मेंबर कंट्रीज हैं इनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो सुप्रीम काउंसिल में होते हैं, एनुअली मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं। सुप्रीम काउंसिल में डिसीजन यूनानिमस होना चाहिए। कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर अगर डिसीजन नहीं लेना चाहता तो उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर डिसीजन सुप्रीम काउंसिल ले रही है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की तो वे कंबाइंड डिसीजन है, सारे के सारे 6 हेड ऑफ स्टेट्स ने चीज़ों को माना होगा। ठीक है भाई। सुप्रीम काउंसिल के नीचे इसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल काम करती है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ये जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल है वो हर 3 महीने में एक बार मिलती है और सुप्रीम काउंसिल द्वारा लिए गए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, इसको आप सेक्रेटेरिएट जनरल बोलते हो, जो कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को अरेंज करता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है काम करने का। अब शुरुआत में 1981 में जब जीसीसी बन गया उसके बाद बहुत लंबे समय तक जीसीसी की मेंबरशिप वैसी ही रही। लेकिन अगर आप बाद में देखो तो जीसीसी को एक्सपेंड करने की भी कोशिश की गई। अरब कल्चर केवल इन 6 जीसीसी कंट्रीज में थोड़ी ना, दूसरी जगह पे भी है। तो जॉर्डन में भी अरब कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, मोरक्को में भी है। तो 2011 के समय पे एक हवा से उठी कि जॉर्डन और मोरक्को भी जीसीसी को ज्वाइन करेंगे। भाई मोरक्को ने तो ज्वाइन करने से मना कर दिया, जॉर्डन ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर जो 6 मेन कंट्रीज हैं उसमें से कुछ कंट्रीज नहीं चाहती थी कि जॉर्डन ज्वाइन करे, इसलिए जॉर्डन ज्वाइन नहीं कर पाए। चूंकि मैंने आपको बताया है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में सारे डिसीजन सुप्रीम काउंसिल लेगा। सुप्रीम काउंसिल में सारे हेड ऑफ स्टेट्स हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए सारे हेड ऑफ स्टेट्स की रजामंदी होनी चाहिए। अगर कोई भी डिसअप्रूव करता है, कोई भी मना करता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है भाई। अब 2017 में प्रॉब्लम होने लगी दोस्तों। 2017 में कतर के अगेंस्ट एक ब्लॉकेट सा लगा दिया, उसको आप इकोनॉमिक ब्लॉकेट बोल दीजिए चाहे पॉलिटिकल ब्लॉकेट बोल दीजिए। ये ब्लॉकेट लगाया जीसीसी मेंबर्स किसने किसने? सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन ने और इजिप्ट ने। तो इजिप्ट और जीसीसी के 3 मेंबर सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन ने कतर के अगेंस्ट ब्लॉकेट लगा दिया 2017 में। याद रखिएगा बाकी जो 2 कंट्रीज बची ना, कुवैत और ओमान, उन्होंने ब्लॉकेट नहीं लगाया। ये इस पूरे आप कह सकते हो कि इश्यू में न्यूट्रल थे। अब समझने की जरूरत यहाँ पे ये है कि ये ब्लॉकेट लगाया क्यों गया, इस पर थोड़ी देर में आते हैं। जब 2017 में ब्लॉकेट लगाया गया, दिसंबर 2018 में जो कतर के हेड ऑफ स्टेट हैं, अब सुनने में तो ये हुआ कि जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने ब्लॉकेट लगाया, ब्लॉकेट इस तरीके से लगाया कि अगर आप यहाँ पे नक्शा देखो तो आप देखोगे कि कतर की लैंड बाउंड्री सऊदी अरेबिया के साथ लगती है। केवल एक कंट्री है सऊदी अरेबिया जिसके साथ कतर की लैंड बाउंड्री लगती है। ये लैंड बाउंड्री सीज हो गई तो कतर के लोग इस लैंड के थ्रू सऊदी अरेबिया में नहीं जा सकते। कतर के जो प्लेन उड़ेंगे वो सऊदी अरेबिया के थ्रू नहीं उड़ सकते, यूएई के थ्रू नहीं उड़ सकते, जो इजिप्ट है उसके थ्रू नहीं उड़ सकते। तो एक काफ़ी इजिप्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, दिस इज इजिप्ट, ये सिनाई पेनिनसुला ये भी इजिप्ट के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकेट लगाया गया ये बहुत तरीके से लगाया गया और मेन जो फर्क पड़ा ब्लॉकेट का वो सऊदी अरेबिया ब्लॉकेट का फर्क पड़ा। क्योंकि ये अगर कतर है और कतर से अगर कोई घुसना चाहता है सऊदी अरेबिया में तो लैंड बॉर्डर से घुसेगा, लैंड बॉर्डर से घुसने की परमिशन नहीं है, एयर स्पेस और वाटर यूज़ करने की परमिशन नहीं है। तो फिर कतर को जो भी फिर ट्रेड करना था वो ईरान के रास्ते करना था। इधर आपको ईरान दिख रहा है, समझ गए दोस्तों। तो जब इस तरीके का ब्लॉकेट लगाया गया उस समय पे ये जीसीसी की 3 कंट्री सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन को लगा कि यहाँ कतर झुक जाएगा, बट कतर झुका नहीं। कतर भी एकदम स्टबॉर्न हो गया। कतर के हेड ऑफ स्टेट ने जीसीसी की एनुअल समिट नहीं अटेंड की दिसंबर 2018 में, अपने एनवॉय को भेजा। अभी एनवॉय तो एक छोटा लेवल का आदमी हो गया ना, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट बैठ रहे हैं वहाँ पे एनवॉय बैठ के क्या करेगा। फिर कुछ हद तक कतर ये चाहता था कि जीसीसी से रिश्ते बने रहें तो अपने प्राइम मिनिस्टर को 2019 में भेजा ताकि टेंशन को ख़त्म किया जा सके, लेकिन कोई एक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला। अब यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कतर के ऊपर ब्लॉकेट लगा क्यों। कतर के ऊपर के ब्लॉकेट को आपको अगर समझना है तो दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। बहुत लंबे समय से सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कतर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो जीसीसी की ऑफिशियल लाइन को टो नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा था कि कतर के जो रिश्ते हैं वो ईरान से बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, कतर टेररिस्ट ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है।
कतर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 2014 में कतर ने एक एग्रीमेंट साइन किया था एज अ मेंबर ऑफ जीसीसी, लेकिन इस एग्रीमेंट को कतर ने ऑनर नहीं किया। ये भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। कतर सपोर्ट देता है कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप को, ये बात सही है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड को कतर सपोर्ट देता है, इस इस्लामिस्ट ग्रुप को। कतर के ऐसा बोला जाता है कि ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों ये कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का ये जो ग्रुप है, इसको कतर सपोर्ट देता है, इसको टर्की सपोर्ट देता है। लेकिन इसलिए इसी मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके रखा है बहरीन की सरकार ने, इजिप्ट की सरकार ने, रशिया की सरकार ने, सीरिया की, सऊदी अरेबिया की और यूएई की सरकार ने। तो सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड जिसको ओपनली कतर सपोर्ट कर रहा है, इसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रखा है सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, इजिप्ट, रशिया, सीरिया जैसी कंट्रीज ने। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कतर के साथ कैसे अच्छी चलेगी, किसकी? सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया, यूएई तो यहाँ पे अपोज करेंगे। कतर ने ये बोला कि ठीक है भाई, हम मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है भाई, हमारी ईरान के साथ अच्छी दोस्ती है, लेकिन हम अल कायदा या फिर आइसिल, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। कतर ने ये भी बोला कि भाई, हमने यूनाइटेड स्टेट्स की मदद की है आइसिल को हराने में। जब सप्लाई डिस्क्रिप्शंस इम्पोज कर दिए गए कतर के ऊपर, तो भाई कतर को मदद कहाँ से आई? कतर को मदद आई ईरान से और टर्की से। कतर के ऊपर क्या क्या कंडीशंस लगाई थी सऊदी अरेबिया और यूएई और बहरीन ने मिलके? कतर को ये बोला गया था कि पहले तो आप ये जो अल जजीरा नाम का अपना जो टेलीविज़न शो है, इसको बंद करिए। आपके साथ ये जो बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक ईरान के साथ रिलेशन चल रहे हैं, इनको कम करिए। जो आप मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं टर्की के साथ, इसको कम करिए। तो इस तरीके की चीज़ों की डिमांड की गई। एक्चुअली में 13 पॉइंट डिमांड की गई कतर के साथ, और कतर ने किसी भी डिमांड को नहीं माना है। समझ गए? तो कहीं ना कहीं रिलेशन बहुत लंबे समय के लिए खराब है। 2017 और आज की डेट में 2020 चल रहा है। अभी के लिए एक अरेंजमेंट सा तो हो गया है भाई, कतर वापस आ रहा है जीसीसी में, बट 13 पॉइंट्स में से कोई खास बात मानी नहीं है कतर ने अभी तक। फिर एक और जो रीज़न यहाँ पे समझ में आ रहा है कतर और यूएई के रिश्ते खराब होने का, वो है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग वॉज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग्स एंड आर्म्ड रेबेलियंस दैट spread across much of the Arab world in the early 2010. It began in response to oppressive regimes and a low standard of living. देखिए, हुआ ये दोस्तों कि 2010 के लगभग पे एक सब्जी वाले ने बवाल किया, जिसके चलते टूनिसिया में अरब स्प्रिंग शुरू हो गई। क्या होता था कि इन देशों की सरकारों, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, ज़्यादातर अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है, एक राजा है और उसकी फैमिली राज करे जा रही है। एक लिमिट से ज़्यादा जब लोग दबे तो उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया। बहुत सारी सरकारों को उखाड़ फेंका गया। टूनिसिया के बाद ये जो मूवमेंट था वो लिबिया गया, इजिप्ट गया, यमन गया, सीरिया गया, बहरीन गया। तो लिबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया या बहरीन में या तो रूलर को डिपोज कर दिया गया, या फिर काफ़ी सारा वायलेंस हुआ। यहाँ पे बहुत सारा सिविल वॉर हुआ। स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को मिले इराक में, मोरक्को में, अल्जीरिया में, लेबनन में, जॉर्डन में, कुवैत में, सूडान में, ओमान में। कुछ प्रोटेस्ट आपके मॉरिटानिया, डिजिबूती, पैलेस्टीन, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो जीसीसी की मैक्सिमम कंट्रीज हैं डर गई। उनको लगा कि हमारी मोनार्की भी चली जाएगी, हमारा रूल भी चला जाएगा। तो इस अरब स्प्रिंग जैसी चीज़ों को दोबारा ना हो सके, इसके लिए भी जो ऑफिशियल स्टांस था जीसीसी का, इसको मानने से मना कर दिया। किसने? कतर ने। कतर अपना ही एजेंडा चला रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएई जो बोलते हैं, कतर उसको सुनता नहीं है। ओके, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं सऊदी अरेबिया और कतर के। कतर के अच्छे फाइनेंशियल रिलेशन है ईरान के साथ, और सऊदी अरेबिया ये चाहता नहीं कि उसके अच्छे फाइनेंशियल रिलेशन हो। ठीक है भाई। तो ये जो पूरी की पूरी कतर की डिप्लोमेटिक क्राइसिस थी, ये अगर आप डेट की बात करो तो 5 जून 2017 को शुरू हुई थी, जब सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बंद कर दिया था। जो कतर रजिस्टर्ड प्लेन्स और शिप्स थे, वो सऊदी अरेबिया के एयरप्लेन और सी रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यूएई, इजिप्ट, बहरीन के भी आपका सी रूट्स और एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सऊदी अरेबिया ने तो कतर की लैंड क्रॉसिंग ही बंद कर दी। ओके, बाद में जॉर्डन ने, मालदीव्स ने, मोरिटानिया ने, सेनेगल, डिजिबूती, कोमोरोस, यमन, इन कहीं ना कहीं तोब्रुक बेस्ड गवर्नमेंट इन लिबिया, इन्होंने भी कतर के साथ रिलेशन खत्म किए। रीज़न मैं आपको बता ही चुका हूँ। कैसा बोला गया कि कतर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, कतर मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है। मुस्लिम ब्रदरहुड कतर के हिसाब से एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और यही मुस्लिम ब्रदरहुड यूएई और सऊदी अरेबिया और नाना प्रकार के अदर कंट्रीज के हिसाब से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें लगभग चलती जा रही हैं।
एक समय पे 2017 में तो रिश्ते इतने खराब हो गए थे। बात है 27 जुलाई 2017 की। उस समय पे जो कतर के फॉरेन मिनिस्टर थे मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन अपने स्टबन तरीके से, डिक्टेटर तरीके से राज चला रहे हैं और कतर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रेशर को रिजॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, इनको सामने आना पड़ेगा। 24 अगस्त 2017 को कतर ने प्रेशर के अंदर बकल डाउन करने के बजाय ये बोल दिया कि हम पूरे के पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर रहे हैं ईरान के साथ। ईरान के ऊपर बहुत सारे यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं। 4 जनवरी 2021 को न्यूज़ निकल के आई, कतर और सऊदी अरेबिया ने क्राइसिस का रेजोल्यूशन कर दिया है। इसके बीच में मीडिएशन किसने किसने किया है? तो यूएस ने किया है, कुवैत ने किया है, ओमान ने किया है। अब सऊदी अरेबिया कतर के लिए अपने बॉर्डर खोल देगा। ये जो फाइनल कम्युनिक अनाउंस किया गया था, ये अनाउंस किया गया था जीसीसी समिट एट अल उला 5 जनवरी 2021 को। इसके पूरे डिटेल्स बाद में आएंगे, बट पूरे डिटेल्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। अभी यहाँ पे इस पूरे एग्रीमेंट में कुवैत और ईमान का एक मेजर रोल रहा है। कुवैत और ओमान बहुत पहले से न्यूट्रल रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में। कहीं ना कहीं कुवैत और ओमान को सऊदी अरेबिया से भी प्रॉब्लम नहीं है, कुवैत और ईमान को कतर से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुवैत और ओमान न्यूट्रल बने हुए थे और वो कोशिश कर रहे थे कि सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट में कतर एक पार्टी ना बन जाए। सऊदी अरेबिया और कतर के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं, क्योंकि कुवैत और ओमान थोड़ी छोटी कंट्रीज़ हैं और कहीं ना कहीं उनको दोनों की मदद की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया की मदद की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इनको कतर की मदद की भी ज़रूरत है। यहाँ पे ओमानी रूलर सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ने एक मेजर रोल प्ले किया है, जो कि एक ऐसे सर्वाइविंग लीडर हैं जीसीसी के, जो कि उस समय भी प्रेजेंट थे जब 1981 में जीसीसी बना था। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाने में इनका एक मेजर रोल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं खास बात यह है कि कतर ने जो 13 डिमांड्स की गई थी इसके सामने 2017 में, उसमें से एक भी डिमांड को नहीं माना है। कतर की ईरान के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, कतर अभी के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट करेगा। बस एक डिमांड को कतर ने कम कर दिया है कि जब कतर पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहरीन ने, तो उसके चलते कतर को जो भी पैसों का नुकसान हुआ है उसके लिए इंटरनेशनल लॉ कोर्ट्स में बहुत से लॉ सूट्स डाल रखे थे कतर ने। कतर ने बोला कि हम ये सारे लॉ सूट्स वापस ले लेंगे। कतर ने बोल दिया कि अल जजीरा हम बंद नहीं करेंगे। कतर ने बोला कि जो तुर्किश मिलिट्री बेस कतर की धरती पे काम कर रहा है उसको हम बंद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कतर ने कोई भी डिमांड नहीं मानी है। सऊदी अरेबिया ने कतर को ज्वाइन करा लिया है। इसमें एक और फ्रंट निकल के आ रहा है कि यूएई नहीं चाहता था कि कतर ज्वाइन करे जीसीसी को, लेकिन तब भी कतर को ज्वाइन करा लिया गया है। सऊदी अरेबिया यहाँ पे एक लीडर की तरह बन के यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया को ये भी डाउट है कि इनकमिंग प्रेसिडेंट जो बाइडन कितने फ्रेंडली होंगे, कितने फ्रेंडली नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो एग्रीमेंट है ये ईरान के लिए नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है? क्योंकि जब शिपिंग रूट्स, एयर रूट्स और लैंड बॉर्डर बंद थे किसके साथ? सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन के साथ। तो उस समय पे ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा था कतर, और उसके लिए कतर ईरान को सालाना $100 मिलियन देता था। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये लैंड बॉर्डर्स और सी बॉर्डर्स खुल गए हैं, तो $100 मिलियन की जो कमाई थी ईरान की वो बंद हो जाएगी। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।